हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो हम देख लेते हैं सातत्य। चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इंग्लिश में होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 है ये। तो देखो बच्चों, कंटिन्यूटी और सातत्य और अवकलनीयता। अवकलनीयता हम अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सातत्य से, ठीक है। इसके बाद की एक्सरसाइजेज जो हैं वो अवकलनीयता से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहली एक्सरसाइज सातत्य से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले सातत्य ही पढ़ेंगे। अब जो ये चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, ये चैप्टर तुम्हारे जो 11th में एक चैप्टर था सीमा तथा अवकलज का चैप्टर था, लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो उससे ही आगे का ये है, ठीक है। तो वही चीज़ें कुछ हैं जो हम थोड़ा सा, और वो नॉलेज तुम्हें पिछली क्लास में मिल चुका है, तो हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी अवकलनीयता में भी होगा, पिछली क्लास का कुछ है तो उससे आगे हम बढ़ेंगे, ऐसे ही सातत्य में भी है। तो सबसे पहले हम सातत्य पढ़ेंगे और ये देखेंगे साथ में ये भी मैं बताता जाऊँगा कि क्या पिछली क्लास का था उसमें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है ये सातत्य, ठीक है। तो देखो बच्चों, सातत्य या इसको बोलेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई सातत्य में हम पढ़ते हैं कि कोई भी फलन, ठीक है, अपने प्रांत में संतत है या नहीं। संतत में कंटिन्यूटी हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि संतत का मतलब हो गया कंटिन्यू, मतलब कोई भी संतत है या नहीं है अपने प्रांत में, या फिर अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर, या फिर अपने प्रांत के किसी एक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी बिंदु पर वो संतत है या नहीं है। तो अगर हम संतत या कंटिन्यू, तो तुम्हें नाम से पता चल रहा हो कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक है। तो मैं पहले खाली इसको रफली थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिकली जो पूरी डेफिनेशन है वो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन एक ग्राफिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये होता क्या है, संतत का क्या मतलब है। देखो, अगर हम एक कोई भी फलन है दे रखा है, ठीक है, उसका हमने ग्राफ खींचा और उसका ग्राफ हमने खींचा, और अगर वो हमने खींचते रहे, जो भी कोई हमने फलन लिया और वो अपने प्रांत में, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे भी वो डिफाइन है, और हमने उसका जब ग्राफ खींचा तो हमने बिना पेन या बिना पेंसिल, जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको उठाए, अगर हम उसको खींचते जा रहे हैं, मतलब पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कंटिन्यू बनाया ना, उठाया नहीं ना पेन, सीधा बना दिया, तो उस केस में बोलते हैं कि वो जो फलन है वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। वो एक क्या है, संतत फलन है, मतलब कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली तुम्हें समझ में, ये तो सिंपल सी बात है कि कोई कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है या संतत फलन है वो, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन या संतत फलन हो गया, ठीक है। इसी गुण को, फलन के इसी गुण को सातत्य बोलते हैं, कि कोई फलन अगर संतत है ना, इसी गुण को सातत्य बोला जाता है, कंटिन्यूटी। लेकिन जब हम अब बात करेंगे जब भी, तो वहाँ पे ये बोला जाएगा कि वो फलन संतत है या नहीं। संतत शब्द ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू, संतत है या नहीं है कोई फलन। तो इसमें दो तरीके का हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो दो तरीके से पूछा जाता है कि संतत है या नहीं। एक तो ये पूछा जाता है कि बताइए कि कोई किसी एक बिंदु पर, ठीक है ना, प्रांत के किसी एक बिंदु पर, कुछ भी दे देंगे x=1 पे, x=2 पे, इस बिंदु पर, किसी एक विशेष बिंदु पर, ठीक है ना, उस पर संतत है या नहीं। या ये बोला जाता है कि बताइए कि क्या ये फलन संतत है या नहीं। जब पूछते हैं कि फलन संतत है, तो तब ये कहा जाता है, तब ये पूछना चाह रहे हैं वो कि वो फलन जिस प्रांत में वो परिभाषित है उसके प्रत्येक बिंदु पर वो फलन क्या है, संतत है, मतलब हर एक बिंदु पे संतत। तो हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि किसी बिंदु पे संतत है कैसे होगा, और फलन के प्रत्येक बिंदु पे संतत है वो कैसे होगा। लेकिन दोनों एक तरीके से, जब केवल हमें अगर इतना आ जाए कि किसी बिंदु पर संतत होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो वही कंडीशन से ही हम क्या कर लेते हैं कि वो पूरे अपने प्रांत में कि प्रत्येक बिंदु पे संतत है या नहीं, तो उसके लिए भी सेम उसी कंडीशन की मदद से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी एक बिंदु पे संतत है कि नहीं, किसी बिंदु पे ब्रेक तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया वो फलन, ठीक है ना। अब संतत ना होना उस बिंदु पर, मतलब ऐसे हमने खींचा, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, वो इससे आगे चला गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, फलन क्या होगा, टूट गया है ना, तो यहाँ पे फलन क्या है, संतत नहीं है, इस बिंदु पे नहीं है, यहाँ तक तो संतत था,
यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी बिंदु पे फलन के संतत के लिए क्या कंडीशन होती है, और दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे कि वो जो कंडीशन है, ठीक है ना, उसमें क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था उसका क्या रोल है। चलो देखो, माना कोई वास्तविक फलन f है, ठीक है, और उसके प्रांत में c एक बिंदु है, ठीक है। मैंने बोला ना एक बिंदु है, हम उस बिंदु पे बताना चाहते हैं कि फलन संतत है। तो कोई फलन f है और उसमें क्या है, उसके प्रांत में कोई बिंदु कौन सा है, c है, तब f बिंदु c पर संतत है, ठीक है। कोई फलन fx है, ठीक है, तो हम बताएंगे कि f बिंदु c पर संतत है यदि क्या होगा, ये कंडीशन हुई। देखो क्या कंडीशन होती है, यदि x इक्वल टू सी पर बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, किस पे, x इक्वल, मान लो वो बिंदु 1 है तो x इक्वल टू 1 पे, 2 है तो x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू सी पर बाएं पक्ष की सीमा बराबर होनी चाहिए x इक्वल टू सी पर दाएं पक्ष की सीमा, और बराबर होनी चाहिए x इक्वल टू सी पर, ठीक है ना, x इक्वल टू सी पर फलन का मान। तो ये तीन चीज़ें अगर बराबर होंगी, क्या, x इक्वल टू सी पर बाएं पक्ष की सीमा, x इक्वल टू सी पर दाएं पक्ष की सीमा, और x इक्वल टू सी पर फलन का मान, ठीक है। अब अगर हम बात करें 11th क्लास की, तो 11th में हमने पढ़ा था, सीमा पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। बाएं कोई भी हमने ये वहाँ पे ये पढ़ा था कि किसी भी बिंदु पर कोई फलन की सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो वो कब होता था, किसी भी फलन के किसी बिंदु पर सीमा, उसकी सीमा का अस्तित्व वो तब होता था जब उसके बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों की दोनों बराबर होती थी। तो हम बोलते थे कि फलन के उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अगर वो बराबर नहीं होती थी तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीमा का अस्तित्व। इससे तुम्हें पता चल रहा है कि बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की जब सीमा बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब है सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। अगर इसका मान 3 है तो इसका मान भी 3 आना चाहिए। दूसरा, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, अगर बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाती थी तो बस केवल इतना तक हमने पढ़ा था कि उसकी सीमा का अस्तित्व होता था। लेकिन अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सातत्य की, वो फलन संतत है कि नहीं। अब हम सीमा के अस्तित्व से मतलब नहीं है खाली, अब हमें ये भी है कि अब दूसरा ये होना चाहिए कि x इक्वल टू सी पे फलन का मान जो है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम वही आना चाहिए जो बाएं पक्ष की सीमा है, दाएं पक्ष की सीमा है। अगर ऐसा हो जाता है, तीनों के तीनों मिल जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फलन x इक्वल टू सी पे क्या संतत है। तो ये सीमा वाला हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो अगर लेफ्ट हैंड की बात करें बाएं पक्षी, तो कैसे लिखते थे, देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता था कि x इक्वल टू सी पर बाएं पक्ष की सीमा, तो ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में, क्या, लिमिट x टेंस टू, ये बताया था हमने, c माइनस, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने बहुत सारे इसके क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे से कर लिए थे, तो सबको ये ध्यान होगा बिल्कुल अच्छे से। लिमिट x टेंस टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब c से थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा कम, ठीक है। हम जो भी पॉइंट दिया उससे बहुत बाईं तरफ, अब बहुत हल्का सा हम पहले की हमने कोई नंबर लिया है एक तरीके से, ठीक है। x टेंस टू c माइनस, ये बाएं पक्ष के लिए, ठीक है। तो हम और दूसरा फलन ले लिया, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, ऐसी तो लेते थे। दाएं पक्ष के लिए हम क्या लेते थे, बताओ, लिमिट x टेंस टू c प्लस लेते थे हम, ठीक है। ये लिखने का हमारा तरीका होता था। मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस, 2 है तो 2 माइनस, 3 है तो 3 माइनस, ऐसे यहाँ पे 3 प्लस 3, 4 प्लस, जो भी बिंदु हमने लिया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फलन का मान, तो फलन का मान भी हमें पता है कि अगर कोई फलन दे रखा है, एफ एक्स कोई फलन दे रखा है, तो हमें उसका मान निकालना, तो सीधा सीधा वो वैल्यू रख देते हैं ना, तो एफ सी, ठीक है। ये फलन का मान तो निकालना आता ही सबको, ये भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई फलन मान लो एफ एक्स इक्वल टू, फलन का मान का निकालने का मतलब क्या हो, मान लो एफ एक्स बराबर 2x दे रखा है, ठीक है, तो फलन का मान मतलब f3 का मान निकालना, तो क्या रखते हैं, x में 3 रखते हैं। ये भी 11th में बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। 11th में क्या, अभी हमने तो पूरा फंक्शंस का चैप्टर यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी कर रखे हैं हमने, 11th में भी पढ़े हैं और यहाँ पे 12th में भी किया है, फंक्शंस का भी चैप्टर किया है। तो इस वजह से ये सबको समझ में आ गया होगा। एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो f3 क्या होता है, जहाँ पे x होता है वैल्यू हम उस पॉइंट की रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे एफ सी निकालना है तो हम क्या रखना है, जो भी सी की वैल्यू होगी वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा को हम शॉर्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही दाएं पक्ष की सीमा को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। x इक्वल टू सी पर LHL और x इक्वल टू सी पर RHL इक्वल टू x इक्वल टू सी पे फलन का मान। तो ये बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, ये हमने पहले पढ़ा था। और अब ये नई चीज़ अगर इसके इक्वल टू आ जाती है
तो उस बिंदु पे फलन का मान संतत हो जाता है। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे अच्छे से, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ले लेते हैं उदाहरण 1 ले लेते हैं। उदाहरण 1 है x इक्वल टू 1 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच का मतलब ये बताना है कि फलन संतत है या नहीं है। ठीक है ना, सातत्य की जांच का मतलब है कि फलन संतत है या नहीं है, ये बताओ। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर ये फलन f(x) इक्वल टू ये संतत है या नहीं है। तो इसको बच्चों करते कैसे हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हमने सीमा निकालना तो पिछली क्लास में ही सीखा हुआ कि सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। जब वो हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, केवल यही तो निकालना कि फ़लन का मान कैसे निकालना। उसके लिए मैंने बोला कि f1 निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ x की जगह पे 1 रख देना, बस वो वैल्यू f1 निकल जाएगा इजीली। x इक्वल टू 1 पे निकालना है ना, यहाँ पे ध्यान रखना x इक्वल टू c था ना, तो इस बार c का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो वैसे हम निकाल लेंगे। तो मैं निकाल देता हूँ x इक्वल टू 1 पर, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, क्या बताया था मैंने, लिमिट x टेंस टू, अभी किस पे निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं ना, 1 माइनस f(x). ठीक है, ये फंक्शन लिख दे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन से फंक्शन पे निकालना चाह रहे हैं हम, तो हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x प्लस 3। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन में, देखो इसको करने के अब 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इसको करने के एक तरीका होता है कि हम डायरेक्ट ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 की, क्योंकि 1 से बहुत थोड़ा सा कम है तो हम 1 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है h वाला, तो मैंने दोनों तरीके तुम्हें बताए थे। अभी मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से कर दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ना, इसके लिए तुम इस फर्स्ट वाले तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो h वाले तरीके से ही होते हैं, तो उनको तुम फिर h से ही करोगे। और दूसरा बात है कि यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन हमेशा क्या यही लेना है। तो अगर यहाँ पे देखो एक ही फंक्शन दे रखा है ना, तो अब तो यही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब बाद में तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग डिफाइन होगी, तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें फंक्शन कौन सा वाला लेना है, राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा आसान से होते हैं। ठीक है, इनमें तुम्हें पता है कि एक ही फंक्शन है, तो तुम सीधा क्या करते हो, इसी को तुम रख लेते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इसी फंक्शन को रखना, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 फंक्शन ही नहीं है तो इसको ही रखना और सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, f(x), लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) का मान वही है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया 1 प्लस है तो 1 से बहुत हल्का सा ज़्यादा। तो अभी भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब इतना देखो कहीं कहीं पे हमें ना बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है 1 से हल्का सा कम करें और 1 से हल्का सा ज़्यादा करें तो भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1 से बहुत हल्का सा भी कम करेंगे, यहाँ पे भी 1 से बहुत हल्का सा भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1.0000001 ऐसे हम करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना वैल्यू पे, लेकिन कहीं कहीं पे इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो कौन से क्वेश्चन है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा देखो 2 × 1 + 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें फलन का मान निकालना है ना, x इक्वल टू 1 पे फलन का मान निकाला, तो अब फलन का मान निकाल देते हैं। देखो फलन का मान यहीं पे ही निकाल देता हूँ। पहले फलन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम f, क्या बोला था मैंने, ये x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1 ही तो रखना है बस। तो यहाँ पे 1 रख दो, 2 × 1 + 5, सॉरी 2 × 1 + 3, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, फिर से वही 5 ही आ गया। ठीक है, तो फलन की वैल्यू भी कितनी हो गई बच्चों, फलन की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो गई, 1 पे
5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 हुई, राइट हैंड लिमिट भी 5 हुई, और उसके बाद जो फलन का मान था 1 पे वो भी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमने ये देखना था कि क्या संतत है फलन x = 1 पे, तो क्या संतत है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू सब बराबर आ रही है ना, तो फलन क्या हो जाएगा, संतत। इस बात को हम खाली लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम ये बस लैंग्वेज लास्ट में लिख लेंगे। अतः क्या है, x = 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, x = 1 पे राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर हैं। अतः क्या है, x = 1 पे फलन क्या संतत है। तो बस हमें ये लिखना है। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों उदाहरण 2 है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उदाहरण 2। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसे स्वयं करेंगे। ठीक है ना, स्वयं कीजिए इस वाले इसको उदाहरण 2। इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण 3 हम देखेंगे। उदाहरण 3 में देखो जरा, x = 0 पर f(x) = mod x के सांतत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी करना तो वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या अलग चीज़ है, तो थोड़ा सा ये है कि f(x) जो फलन है, ये मापांक फलन यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, mod x, तो थोड़ा सा इसकी अगर तुम्हें जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ सबसे पहला काम तो मॉड वाले फंक्शन में तुम्हें करना क्या है, मॉड वाले जो f(x) = जैसे mod x है, ये फंक्शन है, सबसे पहले इसको और अच्छे से डिफाइन करना, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ कि ये मॉड फंक्शन है। ठीक है, पूरा ग्राफ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, ये तो तुम्हें सामान्य नॉर्मली ये पता है कि इसके जब हम वैल्यूज़ में रखते हैं, एक्स की वैल्यू जो भी रखते हैं, तो सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आती है, ये इतना तो पता है। लेकिन हम इसको किस तरीके से डिफाइन करके लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे भी ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं है, ये आगे भी ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अभी आने वाले हैं मॉड के, तो ये पता होना चाहिए कि मॉड वाले फंक्शन में क्या करना है तुम्हें। f(x) की वैल्यू -x होती है यदि इसको इस तरीके से पहले लिखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा, यदि x > 0 और पॉजिटिव x होती है इसकी यदि x > 0। इसका मतलब हो गया कि f(x), जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, f(x) की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव। ओवरऑल ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए ना मापांक फलन में, तो सबको पता ही है। तो हमें कुल मिलाकर अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको, लेकिन हम इसका मॉड हटाना चाहते हैं। ठीक है ना, ये मॉड हटाना चाहते हैं, सिंपली हम इसको लिखना चाहते हैं, तो तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि f(x) की वैल्यू -x होगी यदि x > 0 का मतलब तुम्हें पता है ना, <0 का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है ना, <0 का मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस में, और x होगी यदि x की वैल्यू > 0, मतलब 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। ठीक है, 0 या पॉजिटिव। तो लेकिन हमने तो ये बोला था कि क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखोगे बच्चों, ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई होगी। ये तो है माइनस, और इसके आगे जो ये x लिखा है, हमने क्या बोला, ये x क्या है, नेगेटिव है ना, ये x क्या है, नेगेटिव। मान लो ये x नेगेटिव का मतलब जैसे x है -5 है, तो x क्या है, -5 है, उसके बाहर हमने क्या लगा दिया, फिर से माइनस लगा दिया, तो माइनस और -5 कितना हो गया, +5 हो गया ना। तो जब हम नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा देते हैं, पॉजिटिव हो जाता है ना, तो इसका मतलब है ये -x नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये -x क्या है, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, x क्या है, <0, x है नेगेटिव, नेगेटिव के आगे लगाया नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये पॉजिटिव ही है। ऐसे ही x > 0, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, तो तब तो ये मान लो 5 है जैसे, तो वो तो पॉजिटिव ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसमें दिक्कत थी, लेकिन मैं बता दिया मैंने कि नेगेटिव है और उसके आगे नेगेटिव है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव है। तो जो हम बोलते थे कि मापांक जो फलन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना आना चाहिए कि यदि x > 0 तो फलन की वैल्यू -x, x > 0, ये आ गया। तो इसके बाद हम इसको कर सकते हैं। देखो अब क्या करना है, हमें कौन से बिंदु पर फलन का सांतत्य की जांच करनी है, x = 0 पर ना, तो हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 0 पर, ठीक है, x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट क्या बताया गया था, x → 0 माइनस। ठीक है, इसमें बच्चों मैंने तुम्हें बोला था कि उदाहरण 1 में तुम्हें h वाला भी मेथड, हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है ना, h वाला मेथड, लेकिन मैं उसे बताना भी भूल गया था, तो मैं उसे h वाला मेथड तब किसी और क्वेश्चन में बाद में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको समझो। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x → 0 माइनस, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
fx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें देखना है। ठीक है, अब जो जैसा कि मैंने बताया था, जैसे fx पिछला वाला क्वेश्चन था कि fx इक्वल टू 2x+3, एक ही फलन था ना वहाँ पे, लेकिन मैंने बोला था कि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो ये फलन जिनमें fx इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा अब दो फलन हो गए। ठीक है, दो फलन हो गए ना, यदि ये कंडीशन है तो ये, यदि ये कंडीशन है, दो क्या कभी कभी तीन भी आ जाता है कि यदि ये कंडीशन है तो ये भी। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम ये वाला लें कि उससे नीचे वाला लें, कौन सा वाला लें। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से थोड़ा सा कम भी मतलब 0 से कम ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा 0 से, जैसे मैं अभी तुम्हें पिछले क्वेश्चन में ही बोल रहा था ना कि उसमें कोई फ़र्क, उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 0 से हल्का सा भी कम करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। 0 से बहुत हल्का सा भी कम करेंगे तो हम ऊपर पे जाएंगे कि नीचे वाली वैल्यू पे जाएंगे, ध्यान से देखो। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से हल्का सा भी कम कर दें तो हम कहाँ पे, कौन से वाले में, यहाँ पे लिखा ना कि x की वैल्यू 0 से कम, और हमें 0 से कम ही लेना है। ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस, जो 0 से कम, इसका मतलब कौन सा फलन है, ये -x वाला। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या रखना, हमें फलन का मान। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में तुम्हें यही देखना है मेनली कि कौन सा वाला फलन लेना है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, कि इससे, ये सब भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पे भी लिमिट्स को हमने इक्वल करने, हमने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे -x लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है ना, -0 तो कुछ होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस fx, लेकिन 0 प्लस है ना। ठीक है, 0 प्लस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, x का मान 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, तो 0 से ज़्यादा, यही तो लिखा है x का मान 0 से ज़्यादा, तो क्या होगा इस बार x आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो 0 जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, हमें 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इस टाइप के फलन होते हैं ना, तो इन फलों में जो ये बिंदु होते हैं, ठीक है ना, ये वाले बिंदु x इक्वल टू 0 जैसे हो गया। ठीक है, तो इन्हीं बिंदुओं पे हमें चांसेस रहते हैं कि फलन क्या हो सकता है, संतत हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अभी तो तुम्हें दिख रहा होगा 0 0 ही आया, हालांकि हमें एक लास्ट चीज़ और बच गई है, हमें फलन का मान भी निकालना है 0 पे। ठीक है, तो f0 0 पे फलन के मान के लिए हमें क्या करना है, देखो इक्वल टू 0 ये है ना, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये होता है ना, तो ये रख दो 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें पता चला कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या आई, एक बराबर आ गई हैं। तो इससे का मतलब क्या हो गया, फलन संतत, x इक्वल टू 0 पर संतत है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण 4, दर्शाइए कि फलन f(x) इक्वल टू x³ + 3 यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि x इक्वल टू 0 तो 1, तो x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। तो इस टाइप के जो फलन इस तरीके से परिभाषित होता है ना कि ये कंडीशन है तो फलन का मान ये है, ये कंडीशन है तो ये, तो इनको थोड़ा सा तुमने ध्यान से देखना। ठीक है, लेकिन ये बस 1-2 टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, जैसे इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक इस टाइप का होगा, एक लेस देन इक्वल टू वाले होते हैं, ग्रेटर देन वाले होते हैं, तो वो लगभग सभी उस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर हमें करना है ना, सबसे पहले तो हम करेंगे x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखने के लिए हमें क्या करना था, यही करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे देखना है ना, तो लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस करते हैं ना f(x). अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवल यही होता है कि हमें फलन लेना कौन सा वाला है। ठीक है, जब 2-2 फलन 3-3 फलन आ जाते हैं तो बच्चों क्या मतलब हो इसका, 0 माइनस का मतलब जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जहाँ पे एक ही फलन दिया है तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, उसी को रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 0 हल्का सा भी करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है, तो वो यही फलन है, पिछला वाला मॉड वाला था, ये वाला है, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। 0 को हल्का सा भी अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे एक तो लिखा है यदि x इक्वल टू 0 तो मान कितना है, एक और लिखा है एक x टेंस टू 0 माइनस, 0 से बहुत हल्का से भी कम किया तो 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है, इसका मतलब कौन सा वाला फलन लेना है हमने, x³ + 3।
ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे x³ + 3। तो इस चीज़ का फिर से देख लो, 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम का मतलब 0 नहीं, 0 से कम का मतलब 0 नहीं, थोड़ा सा भी कम है लेकिन 0 नहीं, 0 नहीं तो ऊपर वाला x का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फलन लेंगे। तो ये तुम्हें मेन आना चाहिए। इसके बाद हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, इसके h वाला मेथड जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, वो बाद में उसको देखेंगे वो। इसके बाद ये इसका आंसर कितना हो गया, तो सिंपल है ये। इसके बाद सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, x = 0 पर राइट हैंड लिमिट, x = 0 पर राइट हैंड लिमिट अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + का मतलब क्या हुआ, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन 0 से थोड़ा सा ज़्यादा का क्या मतलब होता है, फिर भी तो यही मतलब है कि 0 नहीं है। 0 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 0 या तो 0 है या 0 नहीं है। ठीक है, तो यही मतलब हुआ अभी भी। तो 0 नहीं है, तो फिर से वही देखिए, 0 माइनस का मतलब भी था 0 नहीं है, तो हमने ये ऊपर वाला लिया था। अब है 0 प्लस, तो मतलब तो फिर भी यही हुआ, 0 से ज़्यादा मतलब 0 अभी भी नहीं है, तो हम ये x³ + 3 ये वाला लेंगे। ठीक है, अभी भी हम वही लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 + 0 रख देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने क्या करना, फलन का मान निकालना 0 पे, f 0 पे फलन का मान। ठीक है, जब x का मान 0 है तो फलन का क्या मान है, साफ साफ लिखा है, यदि x = 0 तो फलन का मान कितना है, 1। 0 पे फलन का मान कितना है, 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो तुम ध्यान से देखो, क्या इस बार भी ये बराबर आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आए, लेकिन फलन का मान बराबर आया नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली, क्या x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x = 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू f0, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अतः x = 0 पर फलन संतत नहीं है, और यही हमें दिखाना भी था। ठीक है ना, x = कई बार तो ऐसा था कि दर्शाइए कि, तो एक उससे तुम्हें आंसर पता चल जाता है कि संतत नहीं है, लेकिन कई बार आता है कि जांच कीजिए कि बताइए कि संतत है या नहीं है। ठीक है ना, सातत्य की जांच कीजिए, तो वहाँ पे तुम्हें खुद पता लगाना है। तो ये इजीली ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) = k संतत है। k क्या है, k कोई अचर संख्या है। ठीक है ना, अचर है, फिक्स है। जैसे कि मान लो f(x) = 1 हो गया तो k का मान 1 है। मान लो f(x) = 2, 3, 4, तो ये एक अचर है संख्या। ये अचर जो फलन है, ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि कोई फलन जो अचर होता है तो वो किस तरीके से होता है, उसका कैसा ग्राफ बनता है, सब कुछ हमने पढ़ा। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में करना है कि उन बिंदुओं की जाँच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) = k संतत है। तो इस बार स्पेशली कोई एक स्पेसिफिक बिंदु दिया नहीं उन्होंने कि x = 1 पे जांच करो या 2 पे करो, 3 पे करो। उनका उन बिंदुओं पे जांच कीजिए कि जिन पे फलन क्या संतत है। ठीक है, किन बिंदुओं पे संतत हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम करें कि ये कैसा एक वास्तविक फलन है, और इसका जो किस प्रांत पे परिभाषित है। ये सभी वास्तविक मतलब x की वैल्यूज़ हम क्या क्या ले सकते हैं, तो x की हम सभी वास्तविक संख्या वैल्यू ले सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू r होता है, x की सारी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वास्तविक संख्या हम मान लें, ऐसा तो हम करेंगे नहीं ना। अब हम क्या ऐसा करेंगे, इसमें सोचो कि x = पहले 1 लेंगे, उस पर जांच करके दिखाएंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे में तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई इसके प्रांत में क्या है, कोई एक संख्या क्या है, c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो माना, इसका हल लिखेंगे, माना जो फलन f(x) है, f के प्रांत में, ठीक है, कोई क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या c है। तो ये कुछ भी हो सकता है, c का मान 1 भी, इसमें सारी चीज़ें आ गई, इसमें c का मान 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4, 5 सब आ गए। तो हमें बार बार 1, 2, 3 रखने की ज़रूरत नहीं, हम केवल एक संख्या c ले लेंगे मान। ठीक है ना, एक c ले लेंगे, बस उसी से पता चल जाएगा कि प्रत्येक के लिए एक ही कंडीशन हमारी लग जाएगी। तो प्रांत में कोई वास्तविक, इस केस में जब ऐसा दिया होता है तो हम ऐसा लेते हैं, कोई वास्तविक संख्या क्या मान ली c। अब हम c पे ही बताएंगे कि फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट।
तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, x इक्वल टू सी पर, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की मतलब फलन के बाएं पक्ष की सीमा कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू क्या बोलते हैं सी माइनस और एफ एक्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या रख देंगे यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के है। तो ध्यान से देखो के क्या है, के तो क्या है, कांस्टेंट है। हम नॉर्मली करते हैं क्या, एक्स का मान यहाँ पे रख देते हैं ना, लेकिन एक्स का मान रखोगे क्या, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स है ही नहीं। जब हम एक्स का मान यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमने लिमिट में पढ़ा हुआ है, लिमिट का रूल कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रखने के लिए नहीं होती है तो सीधा सीधा ये अचर मान ही इसका आंसर होता है, तो यहाँ पे किया जाएगा। सेम ऐसे हम करेंगे, एक्स इक्वल टू सी पर फलन के दाएं पक्ष की सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो हम लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स अगर हम करें, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फलन का मान तो के रखेंगे, तो लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या रखें, तो इसका आंसर कितना आएगा, के ही आएगा। और दूसरा हम अगर नेक्स्ट निकालना चाहते हैं कि एफ सी, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं ना लास्ट में फलन की वैल्यू सी पे, तो एफ सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी का मान रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से एक्स का मान रखना पड़ेगा, लेकिन क्या इधर की साइड भी एक्स का मान है, एफ एक्स बराबर के दिया ना हमने, मान लो एफ वन रखना है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वन रखना है। ऐसा नहीं कि तुम के की जगह पे सी रख दो, के की जगह पे क्यों रखोगे जब यहाँ पे लिखा है एफ एक्स, ठीक है, तो एक्स की जगह पे ही तो रखेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो सिंपल सी बात, तभी तो ये अचर फलन है, मतलब एफ वन पे भी इसका मान वही रहता है के, एफ टू पे भी के रहता है, एफ थ्री पे, तभी तो ये अचर फलन है। तो हम क्या करेंगे, एफ सी पे भी इसका मान कितना रहेगा, के ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कोई भी हमने एक वास्तविक संख्या हमने ले ली, ठीक है, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है, तो हमने देखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी भी, तो हमने क्या देखा, अतः किसी भी वास्तविक संख्या सी के लिए, ठीक है, क्या है, एक्स इक्वल टू सी पर एल एच एल इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी पर आर एच एल इक्वल टू फलन की वैल्यू, तीनों बराबर हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या सी के लिए क्या है, फलन क्या है, मतलब अपने प्रांत के समस्त सारे बिंदुओं पर ये जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू के क्या है, संतत है, मतलब सारे बिंदुओं के लिए क्या है, संतत है, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है उदाहरण 6, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं करा नहीं रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ खाली, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू के अचर फलन था, ये फलन भी हमने पढ़ा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कैसा फलन है, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। उसकी इस फलन की खास बात होती थी कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखें तो एक ही हमेशा इसका मान आता था, एफ वन पे भी के आएगा, एफ टू पे भी के आएगा, लेकिन इसमें ऐसा होता था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब अगर हम एक रखेंगे तो भी इसका मान एक आएगा, दो रखेंगे तो दो आएगा, तीन रखेंगे तो तीन आएगा, तो जो हम एक्स की वैल्यू रखते हैं वही हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलती है। तो ये वो तो था अचर, और ये फलन है तत्समक फलन। तो सेम ऐसे इसको भी करना है, इसके लिए भी क्या करना है, इसके लिए भी मान लेना कि कोई वास्तविक संख्या सी, इस तरीके से मान लेता, माना एफ के प्रांत में कोई वास्तविक संख्या क्या सी है, तो एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे एफ एक्स करेंगे, यहाँ पे तो एफ एक्स का मान के रखा था ना, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे के नहीं रखेंगे, क्योंकि अब एफ एक्स की जगह पे एक्स है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स रख देंगे। तो हम जब एक्स टेंस टू सी माइनस इस बार रखेंगे, तो अब क्योंकि हमें एक्स मिल चुका है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे सी रखेंगे, तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल जाएगी, सी मिल जाएगी। ध्यान रखना इस बार कितना आंसर आएगा, सी। पिछली इस बार अभी क्यों नहीं रखा, अभी इसलिए नहीं रखा, यहाँ एक्स है ही नहीं तो रखें कहाँ पे, लेकिन जब हमें एक्स मिल जाएगा अगली बारी में इस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सी आएगी। सेम ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा तो मान रखेंगे तो सी आएगा। और दूसरा फलन की वैल्यू सी पे, तो खुद ही सोचो, जब हमें यहाँ पे अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल गया, तो जब एक्स बराबर यहाँ पे सी रखेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स बराबर अब हम क्या सी रख सकते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट सी, राइट हैंड लिमिट भी सी, और फलन की वैल्यू भी सी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुमने क्या करना है, स्वयं करना है। मैंने इसकी हिंट बता दी, आसान है बहुत ज़्यादा, स्वयं कीजिए। तो हमने अभी तक इसमें ये पढ़ा है कि
किसी बिंदु पर अगर फलन के संतत ये बताना हो कि कोई फलन संतत है या नहीं, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा फलन ही संतत है वो कब होता है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसमें जो प्रश्न नंबर 1 था, ठीक है ना, उदाहरण 1, ठीक है, उसे मैं वैकल्पिक विधि से भी मैं इसको एक बार करा देता हूँ। जो वैकल्पिक विधि, हालांकि ये मैंने वैकल्पिक विधि से क्या बताना है इसमें, वैकल्पिक विधि से मतलब एच वाली विधि से, ठीक है ना, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, जो कि मैंने क्लास 11th में भी बताया था। ठीक है, तो इस वाले से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि x = 1 पर फलन f(x) = 2x + 3 के सातत्य की जांच, ठीक है ना, जांच कीजिए। तो इसकी करने की वैकल्पिक मैंने पहले करा दिया था, एक एच वाले मेथड से हम इसमें करते हैं। तो क्या होगा, x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, ठीक है, क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), ठीक है, तो आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू भी रख दो, 1 माइनस f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x + 3। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, एच वाले मेथड में क्या होता था, एच वाले मेथड में ये होता था कि हम x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी रखते थे, 1 माइनस लिखा ना यहाँ पे, तो 1 से कितना माइनस कर रहे हैं, 1 से मतलब 1 से हम थोड़ी सी बहुत हल्की सी हम छोटी कोई संख्या ले रहे हैं ना, वो हल्की सी छोटी संख्या हम मान लेते हैं कि h है, ठीक है ना। तो एक h क्या होती है यहाँ पे, एक बहुत छोटी संख्या होती है, लगभग किसके बराबर, 0 टेंस टू 0, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब इतना छोटा होता है। h कैसी संख्या होती है, h संख्या लगभग तुम समझ लो कि h हो गया लगभग 0.00000001, कुछ इस टाइप की संख्या h होती है। तो उसको क्या हम ले लेते हैं, h टेंस टू 0, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा ये एक क्या होती है, पॉजिटिव नंबर ये हमेशा होता है, h एक पॉजिटिव नंबर होता है, h टेंस टू हम 0 लगभग इसका इतना छोटा मान होता है, मतलब इतनी छोटी संख्या, एक से हमें कम बाईं ओर जाना है, ठीक है ना, या एक से हमें दाईं ओर, जो राइट हैंड लिमिट में इतना कम। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, x की वैल्यू हम क्या रखते थे, x = रखते थे 1 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट किस तरीके से चेंज करते थे, देखो लिमिट, तो मैंने क्या बताया, x की वैल्यू हम कितनी रखते थे, x की वैल्यू हम रखते थे 1 माइनस h। मान लो यहाँ पे 2 माइनस होता, तब क्या होता, तब हम लिखते 2 माइनस h, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर प्लस होता तो 1 + h 2 + h ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो x की जगह पे 1 माइनस h ऐसे रख देंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा जैसे ही x से हम h में आते हैं तो लिमिट हमेशा एक ही लिमिट होती है इसकी, क्या, h टेंस टू 0, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, ठीक है, प्लस हो माइनस हो, लेकिन h टेंस टू हमेशा 0 होता है। h एक इस टाइप का नंबर होता है लगभग, ठीक है ना, इस टाइप का होता है नंबर होता है, और जो क्या होता है, h टेंस टू 0, ठीक है, जो लगभग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इस तरीके से ये वाला मेथड है। तो ये वाला मेथड में ये भी पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या रखते हैं, यहाँ पे h की जगह पे 0 रख देते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x = 1 पर RHL। तो अभी तक जो जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे उनकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तुम इस h वाले मेथड से, जो कि मैंने 11th में भी कराया था, उससे कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फलन क्या आएगा, 2x + 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे ना h में, तो लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 1 + h आएगा ना इस बार, तो 1 + h + 3, और h टेंस टू 0, h का मान 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 3, तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और नेक्स्ट है फलन की वैल्यू, वो तो वही होगा, फलन की वैल्यू 1 पे निकालनी है, उसके लिए तो वही है पुराना ही मेथड, ठीक है ना। दो यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देना, तो 2 × 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। बस इसमें ये वाला मेथड है h वाला है, और वो जो पहला वाला मेथड था वो बिना h के था।
ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन तो हम जो मैंने पहला वाला मेथड बताया था डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं एच वाले से ही करने पड़ेंगे, तो वो मैं बता दूंगा जो अगर ऐसे क्वेश्चन हों। तो हम लास्ट में लिख देंगे क्या आया, x = 1+1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x = 1 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू फलन की वैल्यू 1 पे। ये सब बराबर आ गई ना, तो अतः क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ लेकिन ये दूसरे एच वाले मेथड से करा, 1 पर फलन जो f(x) है वो क्या है, संतत है। देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी फलन है उसके किसी बिंदु पर हमें बताना था कि फलन संतत है या नहीं है, ठीक है, किसी एक स्पेशल किसी बिंदु पे x = 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये बोलना हो कि पूरा का पूरा फलन ही, ठीक है ना, जिस भी प्रांत में वो परिभाषित है, ठीक है, वो पूरा का पूरा फलन के बारे में ही बोलें कि ये फलन संतत है, ऐसा हमें प्रूफ करना हो कि ये फलन ही संतत है। अभी तक बार बार ये कह रहे थे कोई फलन है, बताओ कि बिंदु x = 1 पे संतत है, 2 पे संतत है, ठीक है, किसी भी बिंदु पे संतत है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें केवल ये लिखा हुआ है, कोई बिंदु ना है, केवल ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन f(x) = जो भी फलन दिया है ये संतत है, फलन को ही बताना संतत है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फलन ही कब संतत होता है, फलन तब संतत होता है जब वो अपने प्रांत, जो जिस प्रांत में वो परिभाषित है उसके प्रत्येक बिंदु पे जब क्या हो, संतत हो। हर एक बिंदु पे जिस पे भी वो परिभाषित है, मान लो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे परिभाषित है, x = 1 पे भी वो संतत हो, 2 पे भी संतत हो, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी और 6 पे भी अगर संतत हो, तो हम कहेंगे कि वो फलन क्या है, संतत फलन है। तो अभी हम बिंदु पे संतत फलन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि वो फलन ही क्या संतत है। तो एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो कोई फलन ही को, पूरे के पूरे फलन को ही हम बोलेंगे कि संतत है ये, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो वो तब होता है जबकि क्या होता है, वो प्रत्येक जिस भी पॉइंट पे क्या है वो परिभाषित है, उस पे क्या होगा, वो संतत होगा, तो वो संतत कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा स्पेशली वो कोई बिंदु देते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन जैसे दिया f(x) = ये फलन है, बताइए कि ये फलन संतत है या नहीं है। कुछ उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि x = 1 पे बताओ संतत है, 2 पे, बस ये तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं तो वो अभी हम देखेंगे। उदाहरण 7 है, क्या f(x) = mod x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो तुम्हें याद आ रहा होगा अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इसी से तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा वो वाले क्वेश्चन का और इस वाले क्वेश्चन का। उस वाले क्वेश्चन में पूछा था कि x = 0 पर, x = 0 पर बताना था कि फलन संतत है या नहीं, तो उसमें किसी स्पेशल बिंदु पे पूछा था ना। और अब क्या लिखा है, अब लिखा है क्या फलन ये f(x) जो है क्या ये संतत है, पूरे फलन, कोई बिंदु की बात ही नहीं करी। जब ऐसा होता है किसी बिंदु, स्पेशल बिंदु की बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फलन को लिख देते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इसको लिखते हैं माइनस, इसके बारे में मैं पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है। यदि x = 0, 0 से अगर छोटा मान होता है तो -x, और यदि x > 0, ठीक है, x = 0 से बड़ा या 0 होता है तो x, ठीक है, इसकी बात पहले से ही हो चुकी है। अब बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है, कि जिसमें कोई बिंदु नहीं दिया और कहा कि पूरा का पूरा फलन ही संतत फलन है, ठीक है। तो इसमें हम बिंदु अपनी ओर से अब लेते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो ये मॉड फंक्शन है, ये सभी रियल नंबर्स का प्रांत इसका हो सकता है ना, ठीक है, सभी वास्तविक संख्या, तो ऐसा नहीं कि हम एक एक वास्तविक संख्या लेके इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। ऐसे भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, देखो एक ऐसा होता है कि एक मान लो f(x) = सिंपल फंक्शन दिया हुआ f(x) = 2x, ऐसे बस सिंपल, ठीक है। उस वाले को कैसे करते हैं वो अभी इसके बाद आएंगे, ठीक है। एक ऐसे, इसमें को क्या ऐसे दे रखा है कि f(x) = ये, अगर ये हो या ये, इस तरीके से ब्रेक करके दे रखा है, फंक्शन नहीं दे रखा है ना, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे वाले जो फंक्शन होते हैं ये तो सबसे आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके वाले फंक्शन होते हैं और जिसमें केवल ये बोलते हैं कि बताओ कि ये फलन संतत है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये इस टाइप वाले जो ब्रेक करके किए हुए हमने, ठीक है, तो इस वाले फलन को अगर हमने करना तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो
उसके लिए हमें ये करना होता है, हम अपनी ओर से, अब ऐसा तो नहीं कि हम सारे लेंगे 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं, कुछ हम केसेस लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखो ध्यान से देखो जो ये दिख रहा है यहाँ पे कॉमन 0 0 दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक संख्याएं लेते हैं, ध्यान से देख सुनना ज़रा। ठीक है, एक बार हम संख्या लेते हैं, चेक करते हैं कि 0 से कम वाली संख्याओं के लिए। ठीक है, एक बार हम चेक करेंगे 0 के लिए। ठीक है ना, कि x का मान क्या हो 0। एक बार हम चेक करेंगे कि 0 से ज़्यादा के लिए। तो हमें 3 टाइप की संख्याओं पे ये करना है। कौन कौन सी? एक जब 0, एक 0 से ज़्यादा और एक 0। तो ये 3 हमने करना है, इसमें 3 केसेस हम बनाएंगे और उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू, क्योंकि देखो अब इसमें तो 1 2 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम एक c मान लेते हैं x इक्वल टू। ठीक है ना, c माना c क्या है, f के प्रांत में एक वास्तविक संख्या है। c हमने पहले भी किया था ना एक वास्तविक संख्या c है, माना c f के प्रांत में क्या, एक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हमने हम एक 2 3 4 5 ऐसे तो करते नहीं रहेंगे, तो हमने एक c संख्या मान ली। अब इस c पे ही, ठीक है, हर क्वेश्चन में तुम c मान लेना। माना c क्या है, f के प्रांत में एक वास्तविक संख्या, हर क्वेश्चन में तुम ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस बनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना, यही करते रहना, लेकिन ऐसे c एक वास्तविक संख्या, उसका जो केसेस बनाने, केसेस केवल ऐसे वाले क्वेश्चन में ही बनाना। कौन से वाले क्वेश्चन? जिसमें क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, या इस तरीके से ब्रेक करके फंक्शन एक ये है, दूसरा ये, तीसरा से। लेकिन जो एक सिंपल वाला होगा उसमें तुम्हें इतने केसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा हो जाता है। ठीक है ना, तो सीधा सी से ही हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा, मैं थोड़ा सा तुम्हें ये भी बताता हूँ कि अगर कोई सिंपल वाला है, ऐसा वाला है, ठीक है, अभी हालांकि मैं आगे भी कराऊंगा, लेकिन ऐसा वाला हमने, उसमें केवल हमें बताना है कि फलन संतत है या नहीं, तो उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था अभी उदाहरण 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर, लेकिन अगर इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि बताओ कि ये फलन संतत है या नहीं, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऐसे करना है, एफ के प्रांत में कोई वास्तविक संख्या सी लेनी है और सी पे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, सी पे राइट हैंड लिमिट, और फलन की वैल्यू निकालनी है। उससे हमें पता चल जाएगा सीधा सीधा, और हम बोलेंगे कि अतः क्या फलन एक, ये फलन क्या एक संतत फलन है। तो सिंपल वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने सीधा, उसके लिए कोई मतलब अलग से केसेस नहीं आएंगे, कोई केस नहीं आया, सीधा सी पे ही तुमने लेफ्ट राइट और किया, एक ही केस में ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो कुछ इसी तरीके के होने वाले हैं सिंपल वाले क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू के वाले, या जैसे ये वाला क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला। ठीक है, लेकिन जो केसेस हमेशा बनेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से जो अलग अलग आएंगे तो उसमें केसेस बनेंगे। तो देखो इसमें क्या करना, हर क्वेश्चन में तुम ऐसे ही करना, क्या माना सी क्या है, एफ के प्रांत में एक वास्तविक संख्या, केस फर्स्ट लेंगे हम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, एक बार क्या लेंगे, एक बार ये लेंगे कि सी का मान क्या है, 0 से कम है। ठीक है, तो सी इज़, यहाँ पे मान लिया, तो सी इज़ लेस देन 0। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है सी क्या है, 0 से कम है। तो अब हम हर एक में सी का मान अलग, एक बार हम मानेंगे कि जो सी संख्या 0 से कम है, एक बार मानेंगे सी का मान 0 से ज़्यादा है, एक बार मानेंगे सी बराबर कितना है, 0। तो मैं अगर ध्यान होगा तो सी बराबर 0 वाला, ठीक है, हम पहले कर चुके हैं, मतलब एक्स का मान अगर 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले सी इज़ लेस देन 0, तो 0 के लिए करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे ना केवल इस चीज़ को, क्योंकि अब मैं केस सेकंड भी लिखूंगा तो भी मैं सी मानूंगा, तो ध्यान तुम्हें मेन चीज़ ये देखना है कि सी है क्या। ठीक है ना, एक्स, अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम्हें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये, और तुम्हें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, सीधा तुम एग्ज़ाम में कर सकते हो। ये मैं वैसे भी 11th में भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि ये तो लिमिट वाली बात है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th वाली चीज़ें, तो क्या करना है, हमें एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिखते हैं हमें, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या लिखते हैं, सी पे निकालना है, तो सी माइनस, इतना सबको पता ही है,
ये कोई दिक्कत नहीं, सी पे निकालना, सी माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब मेन सबसे ज़्यादा ये होता है कि यहाँ पे हम फलन कौन सा रखें। ठीक है, सबसे मेन यही है कि अब यहाँ पे हम फलन रखें कौन सा। ठीक है, ऊपर वाला रखें नीचे वाला। ठीक है, तो अभी तक जब तक जीरो, हमने अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, तो जीरो से एक्स समान जीरो से कम है, जीरो से ज़्यादा, तब तो समझ में आ गया था जीरो से। अब है मेन चीज़ कि सी से कम, सी है क्या, ध्यान से देखो, सी क्या, सी जीरो से कोई कम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है सी जीरो से कोई कम नंबर है ना। ठीक है ना, जीरो से कोई कम नंबर है, हमें उससे भी कम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से कम है, उससे भी थोड़ा सा और कम करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या भी क्या होगी, जीरो से क्या होगी, कम ही होगी। इसका मतलब है हम कौन से वाली, आया समझ में। एक्स कोई जो संख्या है, सी संख्या शून्य से कम है। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स सी से कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है शून्य से कम है और फिर उससे भी कम है, तो कुल मिलाकर शून्य से कम आई ना, तो यानी कि कौन सा फलन आएगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसके बाद जो हम करते हैं क्या रख देते हैं, सी की वैल्यू यहाँ एक्स की जगह पे रख देते हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू एक्स की जगह पे रख दो, कितना हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, ये आ गया समझ में। एक्स इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पे रखना है कि अब हम कौन सा रखें, ऊपर वाला रखें कि नीचे वाला रखें। ठीक है, तो सी प्लस, सी क्या है, जीरो से कम संख्या है ना कोई, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, तुम बोलोगे उससे अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हम नीचे वाले में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर सी कोई संख्या जीरो से कम है, ठीक है ना, जीरो से कम है कोई संख्या, तो उससे ज़्यादा तो करना। देखो अब मैं ऐसे नंबर लाइन से थोड़ा सा और, ये मैं पहले भी समझाया था, फिर से समझ लेते हैं। मान लो जीरो है, एक है, दो है, और इधर भी ले लेते हैं, माइनस एक है, माइनस दो है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, सी का मान क्या है, जीरो से कम है ना, जीरो से कम मान लो इस जगह पे वो नंबर है। ठीक है ना, सी का मान क्या है, जीरो से कम है, इस जगह पे है वो नंबर। ठीक है, इस जगह पे। और पहले हमने बोला था कि उससे थोड़ा सा और कम, जब थोड़ा सा और कम कर रहे थे तो वो जीरो से कम था ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम बोल रहे हैं कि उस नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उस नंबर, ये है वो नंबर ना, इस नंबर से हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लेना। अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो देखो वो नंबर, मान लो बहुत, जीरो से बहुत ज़्यादा लेंगे तब वो नंबर मान लो एक है, तो हम कहाँ निकल गए, जीरो से भी आगे निकल गए, तब तो ये नीचे वाला सही हो जाएगा ना। लेकिन अभी बोल क्या रहे हैं कि हमें कितना चलना, सी प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब बहुत हल्का सा ज़्यादा चलना है। इसका मतलब है हम इससे ज़्यादा तो जाना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाना कि एक दो में चले जाना है, जीरो से आगे निकल जाना है। इतना हल्का सा हम आगे निकलते हैं ना, कि हम अभी भी क्या रहते हैं, जीरो से कम ही रहते हैं, जीरो से अभी भी पीछे ही हम, इतना हल्का सा हम आगे निकले कि जैसे मान लो एक संख्या माइनस दो ही ले ली, माइनस दो प्लस करना है ना, थोड़ा सा आगे चलना, थोड़ा सा आगे गया, अभी भी जीरो से तो पहले ही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में भी हमें फंक्शन नीचे वाला नहीं मिलेगा, बल्कि कौन सा मिलेगा, ऊपर वाला ही मिलेगा अभी भी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कौन सा फलन आ जाएगा, यहाँ पे फलन आ जाएगा एक्स आएगा इस बार, सॉरी माइनस एक्स आएगा, ऊपर वाला ही। इस चीज़ का ध्यान रखना, समझे। और यहाँ पे हम सी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस सी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि हमें फलन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सी पे, तो सी पे फलन की वैल्यू निकालनी है। सी था क्या, सी का मान जीरो से कम था ना, जीरो से कम मतलब ये यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस सी, एक्स की वैल्यू सी रख दो, तो फलन की वैल्यू कितनी, माइनस सी। तो हमें क्या दिखा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और फलन की वैल्यू कितनी आई, सेम आई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फलन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी पर, जो कि सी लेस देन जीरो है ना, ठीक है, उस पर फलन का मान क्या होगा, संतत होगा। तो हम इसमें ये लिख देंगे, अतः एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी, लेकिन ध्यान रखना सी क्या है, लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू सी पर फलन क्या है, संतत है, मतलब सी लेस देन जीरो पर फलन क्या है,
संतत। अब बहुत ध्यान से सुनो खास बात, ठीक है। मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई कि सी का की वैल्यू इस तरीके से है, ये सब चीज़ें हैं कि उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरीके से सारा बताया, ठीक है। लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी एग्ज़ाम में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली ये हो जाएगा। मैं तुम्हें ध्यान से समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो अब इसमें कि इसमें हमेशा जो भी हम बोल रहे हैं ना कि कोई फलन किस बिंदु पे संतत है असंतत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चांसेस असंतत होने के होते हैं वो कॉमन पॉइंट पे असंतत होने के किसी के भी होते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन पॉइंट से क्या मतलब है, जैसे कि दिख रहा है तुम्हें एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो बिंदु है ना, एक्स इक्वल टू जीरो, ये वो बिंदु होता है जिसपे फलन या तो हो सकता है असंतत हो जाए, जरूरी नहीं असंतत होगा, लेकिन अगर होगा तो इसी बिंदु पे होता है, ठीक है। इसी बिंदु पे जाता है असंतत होता है। इसके अलावा जो इससे पहले के बिंदु होते हैं उस पर हमेशा फलन संतत होता है, इससे बाद के जो बिंदु होते हैं उन पर भी फलन हमेशा क्या होता है, संतत ही निकलता है। तो ये बात अगर तुम ध्यान में रख लोगे तो आराम से तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो भी कॉमन वाले पॉइंट होते हैं आते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन होगा, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वन, ये तो ये वाले जो बिंदु होते हैं ना, इन पे ही चांसेस होते हैं कि फलन संतत भी हो सकता है, मतलब असंतत हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, संतत भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी संतत भी हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, असंतत भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इससे जो जैसे यहाँ पे जीरो से कम वाला तो वो हमेशा संतत निकलेगा, जीरो से ज़्यादा वाला हमेशा संतत निकलेगा। तो जहाँ पे असंतत निकलने के जो चांसेस रहते हैं वो हमेशा इस कॉमन पॉइंट जीरो पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, जब हम केस लेते हैं ऐसे कि सी की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो वाला लिया ना, तो तुमने आँख मूंद के, ठीक है ना, आँख मूंद के तुमने, जब मैंने कहा कि लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो तुम्हें आँख मूंद के तुम्हें फलन ये वाला ही लेना जो तुम लेस देन जीरो में तुमने सी का मान लेस देन जीरो लिया ना, तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये ऊपर वाला ही लेना और राइट हैंड लिमिट भी ये ऊपर वाला ही लेना, ठीक है। जब सी लेस देन जीरो, ऐसी सी जब ग्रेटर देन जीरो है ना, तो भी इतना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तभी भी तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फलन लेना और राइट हैंड लिमिट में ये वाला फलन लेना। दिक्कत कब होती है, ठीक है ना, दिक्कत भी नहीं होती बल्कि वो भी इजीली हो जाता है। मतलब तुम्हें जो फलन अलग अलग लेने हैं वो कब लेने हैं, वो फलन हमेशा अलग अलग लेने हैं कॉमन वाले पॉइंट में, ठीक है ना। जो कॉमन वाला पॉइंट है, कॉमन वाला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे जीरो है, तो जब जीरो पे अगर फलन को संतत निकालने की बारी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की बारी आएगी, तो वहाँ पे तुम एक बार फलन ऊपर वाला लोगे और एक बार फलन नीचे वाला लोगे। तो ध्यान से फिर से सुन लो, जब भी हम कोई एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें कि हम सी की वैल्यू जैसे जीरो से कम, एक से कम, दो से कम, इस वाले में ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये वाला ही फलन हमेशा लेते हैं, तभी तो वो हमेशा संतत आता है, इसीलिए हमेशा संतत आता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम जब केस सेकंड लेंगे उसमें हम सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेंगे, तो तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं पे ही लेंगे, ठीक है। और तीसरा केस हम जीरो वाला लेंगे जो कॉमन वाला, उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाली लेंगे, राइट हैंड लिमिट नीचे वाली लेंगे। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम केस सेकंड लेते हैं, सी ग्रेटर देन जीरो, सेम ऐसे ही वो होगा जैसे मैंने तुम्हें समझाया सी, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो वाले में। तो ये करते हैं, केस सेकंड देखो बच्चों, सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट सी, अभी हमने वो क्या बोला था, सी इज़ लेस देन जीरो में पढ़ रहे थे ना, सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट सेम वही होगा, लिमिट x टेंड टू सी माइनस सब कुछ वही, मेन चीज़ लेकिन फलन कौन सा लेना। तो अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि आँख मूंद के तुम्हें क्या करना, सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो क्या फलन था मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, केवल ताकि सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया। क्या फलन क्या था, सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा, तो जीरो से ज़्यादा तो नीचे वाला है ना, तो तुम्हें आँख मूंद के चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट हो, बार बार तुम्हें ये वाला ही फलन ले लेना है, ठीक है ना। और जब सी इज़ लेस देन जीरो है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये लेना और राइट हैंड लिमिट में भी ये लेना, ठीक है। और सी इज़ ग्रेटर देन जीरो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये लेना, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लेंगे, एक्स लेंगे और एक्स लेंगे, वैल्यू रखेंगे, तुम्हें पता ही सी आएगी, और फलन की वैल्यू निकालेंगे सी पे, ठीक है। सी का मान जीरो से ज़्यादा है ना, तो जब जीरो से ज़्यादा है इसका मतलब हम यही वाला लेंगे अभी भी, ठीक है। सी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा, तो एक्स की वैल्यू, एक्स का मान यहाँ पे कितना रख देंगे, सी, तो फलन की वैल्यू भी कितनी आएगी, सी आएगी। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि एक्स इक्वल टू किसके लिए, सी, जबकि सी का मान क्या है, जीरो से ज़्यादा, ठीक है। एक्स पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी,
राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या होगी, फलन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो अतः क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0 पर भी क्या होगा, फलन संतत होगा। ठीक है, तो हमने कितने बच्चों, हमने अभी तक कितने पॉइंट चेक कर लिए, हमने चेक कर लिया 0 से कम पे चेक कर लिया, 0 से ज़्यादा पे चेक कर लिया। अब क्या बचा, खाली केवल 0 ही तो बचा। अब हम मान लेंगे 0, और 0 को हम, और तुम्हें ध्यान होगा तो 0 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। केस थर्ड कौन सा बच जाएगा, केस थर्ड बचेगा कि जब हम सी का मान कितना होगा, 0। ठीक है ना, तो अब 0 पे लेना, तो सीधा सी का मान जब 0 है तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि x इक्वल टू हमें कितना लेना है इस बार, सी लेना, लेकिन सी की जगह सीधा अब तुम्हें पता है ना 0 ही लेना, तो 0 ही ले लो, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, x टेंस टू 0 माइनस fx। लेकिन मैं फिर से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब जो ये 0 जब कॉमन वाला पॉइंट लेते हैं हम, ये वाला, यही एकमात्र ऐसा पॉइंट होता है जिस पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस, जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट दी तो 0 से कम, तो 0 से कम में इस बार ऊपर वाला आएगा। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये माइनस एक्स, लेकिन जब हम 0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अभी हमने माइनस एक्स लिया था, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर हम x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे हम, कितना वैल्यू रखेंगे, नीचे वाली की ऊपर वाली, नीचे वाली लेंगे 0 से ज़्यादा में। ठीक है ना, नीचे जब हम 0 माइनस किया था तब हमने ऊपर वाली ली थी, माइनस एक्स लिया था, अब 0 प्लस में क्या लेंगे, प्लस एक्स लेंगे। तो ध्यान रखना कॉमन वाली में हमेशा तुम बदल बदल के लोगे वैल्यू, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो 0 आएगा। लेकिन आंसर सेम क्यों आ रहा है, एक जब माइनस एक्स था और एक्स था, तो यहाँ पे हमने 0 रखा तो भी 0 आया, और यहाँ पे 0 रखा, तो इस वजह से सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं, इससे अलग भी तो आ सकते थे। ठीक है, 0 की जगह कोई और वैल्यू होती। और नेक्स्ट है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे लेंगे तो वो कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो इस तरीके से ये जो केस थर्ड है ना, ये हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हमसे x इक्वल टू 0 पे ही पूछा था, इसलिए केस थर्ड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पर भी क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगी, फलन की वैल्यू 0 पर आई। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, p फलन क्या है, f क्या है, संतत है। तो हमें कौन कौन से वैल्यू पे हमने देख लिया, c लेस देन 0 पे देख लिया, c ग्रेटर देन 0 पे देख लिया, c इक्वल टू 0 पे भी देख लिया, सब पे फलन संतत आ रहा है ना। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, अतः क्या है, फलन f कैसा फलन है, संतत फलन है। तो फलन संतत आ गया, क्योंकि हमने हर एक बिंदु पे चेक कर लिया केसेस बना के, तो ये संतत फलन आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, और बाकी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम करेंगे। उदाहरण 8 हम देखते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू, ये पिछली बार की तरह इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन इसका कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें केवल ये मान लेना कि माना एफ के प्रांत में कोई वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी तुम्हें थोड़ा सा बताया था, वास्तविक संख्या सी है। ठीक है, तो इसमें कोई केसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हें बताना तो इस क्वेश्चन में भी ये है कि कोई फलन है, तो बताना कि कोई बिंदु दिया उन्होंने, कोई भी बिंदु नहीं दिया, पूरा का पूरा बोल दिया कि बताओ कि क्या फलन ये संतत है या नहीं है। तो पूरा का पूरा जब फलन के बारे में ही बोल दिया कि संतत है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको कोई बिंदु दिया ही नहीं उन्होंने, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिया, तो हम अपनी ओर से क्या मान लेंगे, कोई सी मान लेंगे, कोई वास्तविक संख्या सी है, तो हम उस सी पे निकालेंगे, तो वो सब पे निकल गया। लेकिन इस बार कोई केस, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस बार हम सीधा सी पे निकाल देंगे, तो x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, तो इस बार कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स कर लो, फलन क्या लेना, यही तो लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये फलन ले, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं कि फलन हम कौन सा लें कौन सा नहीं लें, एक ही फलन है तो यही लेंगे। यहाँ पे सी की वैल्यू रख दो, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेम ऐसे हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब हमको कोई बिंदु नहीं दिया होता है तो हम अपनी ओर से एक कौन सा बिंदु लेते हैं, सी लेते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि कोई वास्तविक संख्या है।
ठीक है। और अगर लेस देन, ग्रेटर देन या कुछ भी अलग से अंतराल बने होते हैं तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, अलग अलग केसेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई केस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजीली क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, फलन वही ले लेना है, राइट हैंड लिमिट में भी सी प्लस में भी। ठीक है, फलन वही लेंगे तो फिर से वही रख देंगे हम, सी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा नेक्स्ट लास्ट क्या होता है, सी पे हमें फलन की वैल्यू, तो हमें क्या रखना है, फिर से एक्स की जगह पे यहाँ पे भी सी रख देना, सी क्यूब। तो बहुत ईजीली हो जाता है, ये संतत्य आ रहा है, दिख रहा होगा। क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या सी के लिए फलन क्या होगा, संतत। तो हमारा फलन जो था संतत आ गया, कुछ नहीं, हम अपनी ओर से एक पॉइंट सी मान लेंगे बस, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी उदाहरण 9 है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो ये भी सेम ऐसे ही करना जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया ना, कोई केसेस नहीं लेने इसमें, सीधा सी 1/c 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 सब कुछ आ जाएगा, लेफ्ट राइट और फलन की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल इस उदाहरण 8 की तरह उदाहरण 9 स्वयं खुद करोगे। अगर से ये क्वेश्चन अभी मैंने, इससे आगे के उदाहरण मैं बाद में कराऊंगा, तो अभी जो एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन हैं मैं होमवर्क के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो सभी घर से करेंगे।